चुनाव के रण के लिए उम्मीदवारों की तस्वीर साफ। वल्लभ नगर में चौतरफा मुकाबला। धरियावद में बीजेपी कांग्रेस में सीधी टक्कर। सुशासन के भरोसे कांग्रेस को कामयाबी की आस। बीजेपी पूछ रही है कितने पूरे हुए कांग्रेस के वादे। केवल चुनाव के लिए लोगों को गुड़ लगाने का प्रयास जरूर किया, लेकिन जनता बहुत होशियार है। किस में कितना दम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। विधानसभा चुनाव के करीब 3 साल बाद और अगले चुनाव से करीब 2 साल पहले होने जा रहे 2 सीटों के उपचुनाव में मुकाबले की तस्वीर साफ हो गई है। भाजपा धरियावद सीट को लेकर आश्वस्त थी, लेकिन कन्हैयालाल मीणा की दावेदारी ने उसकी उम्मीदों को झटका दिया था। कन्हैया को संगठन में एडजस्ट करके चुनाव मैदान से हटा देने के बाद भाजपा के में उत्साह है। कांग्रेस तो अपने 3 साल के कार्यकाल के बूते आश्वस्त है ही कि दोनों सीटें वो ही जीतेगी। वल्लभ नगर में उदयलाल डांगी का आरएलपी से उतरना यहाँ भी मुकाबले को रोमांचक बना रहा है। तो नामांकन वापस लेने का समय निकल जाने के बाद अब चुनावी गणित के जानकार जीत का जोड़बाकी करने में जुट गए हैं। इन मुकाबलों को लेकर कुछ इस तरह की जिज्ञासाएं लोगों के मन में हैं कि 3 साल का सुशासन कितना आसान करेगा सत्ता पक्ष का रास्ता। धरियावद में बगावत सिमटने से बीजेपी की राह क्या आसान हुई है? कितनी आसान हुई है बीजेपी की राह? और वल्लभ नगर के जो जातिगत समीकरण हैं, क्या आरएलपी को उसका फायदा मिलेगा? क्या दोनों पार्टियों को कड़े मुकाबले से गुजरना पड़ेगा? हमारे साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। राखी राठौड़ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश आकोदिया साहब हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। राखी राठौड़ मैडम, सरकार के एक मंत्री कह रहे हैं कि अगर एक भी सीट आपने जीत ली, आपकी पार्टी में ने जीत ली दोनों में से, तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। ये आत्मविश्वास चिंतित करता है? देखिए जेपी शर्मा जी, आत्मविश्वास नहीं है, अहंकार है जो कि बोल रहा है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। किसी भी चुनाव से पहले हर राजनीतिक दल जो है ये दावा करता है कि हम जीतेंगे, लेकिन जिस तरह से मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उस अहंकार का जवाब जनता आगे आने वाले चुनाव में देगी। अच्छा। मंत्री के नाक के नीचे जो डिपार्टमेंट है आरएसएलडीसी के अंदर, किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ, वो किससे रिलेटेड डिपार्टमेंट है सर? वो सारे के सारे जो बेरोजगार हैं, जो कि स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से अपना जीवन यापन कर सकते हैं, उस डिपार्टमेंट में जो भ्रष्टाचार हुआ मंत्री के नाक के नीचे हुआ। ऐसे मंत्री को शोभा नहीं देता कि ऐसे अहंकार वाली बात करे, क्योंकि जनता जो अनएम्प्लॉयमेंट में आप देखिए राजस्थान, पिछले अगर हर महीने का आप रिकॉर्ड देखेंगे तो टॉप 3 के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट पे राजस्थान का नंबर आता है। और ऐसे केस में जिसके पास ये जिम्मेदारी थी, वो ऐसी लापरवाही अपने विभाग में कर रहा है और इस तरह की बातें कर रहा है, ये शोभा नहीं देता है। और जनता इसका जवाब जो है वो चुनावों में उनको जरूर देगी। अनएम्प्लॉयमेंट का टोल तो पूरे देश का जो है वो फिगर भी कहीं ना कहीं चिंतित करता होगा ना राखी? बिल्कुल सर, आप सीएमआई की जो रिपोर्ट है उसके अंदर जो आंकड़ा है, उस आंकड़े को हम राजस्थान के आंकड़े से अगर कंपेयर करें तो आज का आंकड़ा बता रही हूं मैं आपको, 17.1% राजस्थान का है, जबकि ऑल ओवर इंडिया अगर देखें, पैन इंडिया अगर देखें तो 7.1% जो है वो ऑल ओवर इंडिया का है। तो ये आंकड़ा हमेशा से ही ज्यादा रहा है। जिन मंत्री के कंधों पर इस अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करने की जिम्मेदारी थी, वो अपना काम तो पूरा कर नहीं रहे और सिर्फ चुनाव में आकर के इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं। जनता इनको मुंह की खाएंगे ये इसके अपने रिजल्ट के अंदर, क्योंकि जनता जो है वो सब देख रही है। अपना काम ना कर करके इस तरह की अहंकार वाली बातें करना शोभा नहीं देता मंत्री को। देश की बेरोजगारी खत्म करने का जो दावा था, उसके बारे में भी कभी बोलिएगा राखी राठौड़ जी। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, ये बात अब आपको चिंतित करती है क्या कि कैबिनेट में एक जगह खाली करवा के रहेगी भाजपा? देखिए, कोई चिंता की बात ही नहीं है। मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ, जो 2 विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं उनमें एक में तो भाजपा टक्कर में ही नहीं है। मतलब ये चौथी पोजीशन पाएंगे, तीसरी पाएंगे, उसके लिए इनकी लड़ाई है। खैर वो तो अब ये परिणाम आप देखिएगा। हमारा सीधा साधा चुनाव का कैंपेन है, उसमें हम अपने सरकार के जो कार्य हैं वो गिनाएंगे, जो हम बुरे वक्त में, पैंडेमिक काल में, विकट समय में जनता के
पास पहुंच करके हमने जो उन्हें राहत प्रदान की, राहत प्रदान करने के साथ में जिस प्रकार से हमारी सरकार ने इस विकट समय में युवाओं को रोजगार प्रदान किया, जो भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में नहीं दिया था इनकी पिछली सरकार ने, उससे अधिक रोजगार तो हम यहाँ दे चुके हैं, सरकारी नौकरियों की मैं बात करूं तो। और दूसरी चीज, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं इनका भी आचरण लोगों ने देखा इस पैंडेमिक काल में। केंद्र सरकार की जो नीतियां थी, जो हमारे साथ भेदभाव बरता गया राजस्थान के साथ, उस भेदभाव को मिटाने या राजस्थान की जनता के लिए दवाइयों की, ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में ये नाकाम रहे, मांग करने में नाकाम रहे, ये जनता ने देखा है और जनता इनका आचरण लगातार देख रही है। अभी केंद्र सरकार की जो परफॉर्मेंस है और राजस्थान सरकार की परफॉर्मेंस है, बिल्कुल उसका निश्चित रूप से उसका आंकलन होगा। जो महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है देश में, हमारे यहाँ पे बिजली की कमी हो रही है कोयले के कारण, केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है, ये सब लोग देख रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आम जनता जो है मूर्ख है, उसको कोई भी आप बयान दे दो, कमरों में बैठ के भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान तो दे सकते हैं लेकिन आंसू पहुंचने नहीं जा सकते। इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। आंसू पहुंचने जाते हैं तो फिर आप सवाल कर उठाते हैं इनके ऊपर। देखिए, आप मुझे बताइए, एक स्थिति आप ये बताइए, कोई सीएचसी पीएचसी में कोरोना काल में किसी इनके जो पूर्व मंत्री, विधायक या नेता को जाते किसी ने देखा? केंद्र सरकार से ऑक्सीजन मांगते देखा राजस्थान के लिए जब ऑक्सीजन की कमी से मौतें हो रही थी, रेमडेसिविर इंजेक्शन मांगते देखा। जब हम यहाँ पे संघर्ष कर रहे थे, 1 महीने तक हमने संघर्ष किया कि फ्री वैक्सीनेशन होना चाहिए, यूनिवर्सल वैक्सीनेशन पॉलिसी होनी चाहिए, तब भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं बोला। तो ये हमारी गवर्नेंस है। हमारी गवर्नेंस के बाद आज जब कंपैरिजन होता है पिछली सरकार की जो इनकी गवर्नेंस थी और इनकी देश भर में जहां जहां सरकारें हैं, वहां पे क्या हालात हैं जनता के, जनता को किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, वो सब देख रहे हैं। और रही बात मोदी सरकार की, तो हर क्षेत्र में विफल रही है। आप अर्थव्यवस्था पे देख लीजिए, आप सारी अभी जो मोनेटाइजेशन पाइपलाइन ये लाए हैं, सब कुछ बेचने का मादा है, वो देख लीजिए। आप आर्थिक मामलों के अलावा रक्षा मामले आप देख लीजिए, आप चिकित्सा मामलों पर देख लीजिए। जब हेडलाइन ये छप गई, प्रधानमंत्री लापता, तो इसके बाद और कहने के लिए क्या बचा है? राखी राठौड़ बोलिए। और मुझे ये भी बता दीजिए लगे हाथ कि कौन से अहम 3 मुद्दे बता दीजिए जिनको लेकर के आप इन चुनाव में लोगों से वोट मांग रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अहम मुद्दे बता देती हूँ, उसके बाद मैं स्वर्णिम जी का भी जवाब देना चाहूंगी। सबसे पहला मुद्दा जो है वो लॉ एंड ऑर्डर का है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में आपने देखा कि लगातार 2 साल से महिलाओं के प्रति अपराध में राजस्थान सबसे नंबर 1 पर रहा। करप्शन की अगर बात करें तो एनसीआरबी की रिपोर्ट में फिर राजस्थान पूरे देश के अंदर दूसरे नंबर पर रहा। एसीबी की जो कार्रवाई है, 525 लोगों पे कार्रवाई की, लेकिन भ्रष्टाचार रुकने का काम नहीं कर रहा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पे हमारा कंट्रोल जो है वो ग्राउंड लेवल पर नहीं है। तीसरा मुद्दा ये है कि जो किसानों के लिए इन्होंने जो वादे किए थे, वो उन वादों को पूरा ना करते हुए इन्होंने लगातार किसानों को परेशान किया। अभी हनुमानगढ़ के अंदर हमने देखा कि किस तरह से लाठीचार्ज हुआ, किस बात के लिए, जब पानी मांग रहे हैं या फिर समर्थन मूल्य के साथ में अपने धान की खरीद की हम डिमांड कर रहे हैं। तो ऐसे डिमांड के साथ में जब राजस्थान सरकार, सबसे महंगी बिजली हमारे राजस्थान के अंदर है, तो ये जो स्थिति राजस्थान की है, इन मुद्दों से हम लोग जाएंगे। लेकिन देखिए, स्वर्णिम जी की गलती नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो स्टेटमेंट दिए वैसा ही कुछ स्टेटमेंट मुख्यमंत्री जी ने दिया था। उन्होंने अपने काम कम और सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में झूठी बातें ज्यादा कही। आप बताइए जेपी शर्मा जी, क्या वैक्सीन के लिए अगर भेदभाव किया जाता दिल्ली द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा हमारे राजस्थान में, तो क्या इतनी जल्दी वैक्सीनेटेड, अभी भी हमेशा टॉप 5 वैक्सीनेटेड जो है पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो राजस्थान टॉप 5 में आया है। हर बार जब भी कभी प्रॉब्लम आई यहाँ पे ऑक्सीजन की, तो आपने हमारे ओम बिरला जी को देखा कि जाकर के वहां पे बात करके उन्होंने ये प्रयास किया कि यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो प्रॉपर तरीके से हो। लेकिन कांग्रेस को खुद कुछ करना नहीं है, लेकिन हर बात के लिए कांग्रेस को सेंट्रल गवर्नमेंट को कटघरे में खड़ा करने का काम करना है, जबकि इन्होंने खुद ने कुछ नहीं किया। ये कह रहे हैं जनता के पास थे। सर, मैं पूछना चाहती हूँ, होटलों में बैठ करके कैसे जनता के पास पहुंचा जाता है? जब पीक पे था कोरोना, तब यही कांग्रेस पार्टी थी जो अपनी सीट बचाने के लिए लगातार होटलों में बैठी हुई थी। वो भी जनता ने देखा है। इसलिए झूठ जो है ना आपका, ये लोगों के सामने है और इसका जवाब जो है वो चुनाव में लोग आपको देंगे। महिपाल मेला जुड़ गए हमारे साथ। आरएलपी के प्रवक्ता हैं आप। हमारे पास सत्तारूढ़ जो पार्टी है उसके प्रवक्ता हैं स्टूडियो में, और प्रतिपक्ष के प्रवक्ता हैं राखी राठौड़। महिपाल मेला, मुद्दों की बात चल रही है, जब आप जुड़े हैं उससे पहले किन मुद्दों को लेकर के आप इन विधानसभा चुनाव में जा रहे होंगे? जाहिर है आपको हमलावर होना पड़ेगा सरकार के, सत्ता पक्ष के वहाँ जो उम्मीदवार हैं उनके ऊपर, साथ ही आपको भारतीय जनता पार्टी के उस उम्मीदवार पर भी हमलावर होना पड़ेगा जिसके समर्थन में आप 6 महीने पहले बोलते आए थे। किन मुद्दों के साथ बोलेंगे? नहीं, मुद्दे तो कॉमन मुद्दे, हालांकि सभी राजनीतिक पार्टियों का मुद्दा वही रहता है, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, भूखमरी, बेहतर यही बात है। कानून हाँ, समझ गया, यही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है। आपके मुद्दे तो वही होते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर आरएलपी को वरीयता क्यों? अगर वही मुद्दे लेकर आप जा रहे हैं, वही मुद्दे वो भारतीय जनता पार्टी लेकर जा रही है जो थोड़े समय पहले आपके साथ थी।
आरएलपी को वरीयता इसलिए मिले सर कि भारतीय जनता पार्टी पिछले लगभग 3 साल के कार्यकाल में प्रदेश में यहाँ विपक्ष की भूमिका निभाने में पूर्णतः फैल रही है। और पूर्ववर्ती इनका जो 13 से 18 का जो कार्यकाल रहा उससे जनता बड़ी त्रस्त थी और अब भी भारतीय जनता पार्टी विश्वास जीत नहीं पाई है। कांग्रेस पार्टी जो बार बार कांग्रेस पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता अच्छे बेहतर प्रबंधन की कोरोना में बात करते हैं। सर आपके माध्यम से सिर्फ 2 बातें मैं पूछना चाहता हूँ। कोरोना के बद इंतजामी की वजह से लाखों लाख प्रदेश और देश के लोगों ने जान गंवाई है। किसी ने रेमडेसिविर के अभाव में, किसी ने ऑक्सीजन के अभाव में। क्या कांग्रेस पार्टी ने जान भी गई और माल भी गया, एक एक रात का 4-4 लाख रुपए प्राइवेट हॉस्पिटलों ने बिल वसूलने का काम किया। कांग्रेस पार्टी के नेता ये बताएंगे क्या, जो बार बार पीठ थपथपाते हैं कि दुनिया का सबसे बेहतर प्रबंधन राजस्थान में था, लाखों लाख लोगों की आपकी बद इंतजामी की वजह से जाने गई हैं, किसी एक पे भी आपने मरहम लगाने का काम किया क्या? सर 4-4 लाख एक एक रात की फीस वसूली थी प्राइवेट हॉस्पिटलों ने। आप उस बातों पे जा ही नहीं रहे। उन लोगों की सोची जिनके पूरे परिवार के परिवार तहस नहस हो गए, वो सामाजिक रूप से मारे गए, आर्थिक रूप से मारे गए और अपनों को खोकर उन्होंने किस तरीके की सोना जमीनें गिरवी रख के उन्होंने इलाज करवाया। क्या कांग्रेस पार्टी के नेता बता सकते हैं एक भी हॉस्पिटल का बिल कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री ने भरा हो? दूसरा मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं सर, कांग्रेस पार्टी बार बार आती है कि हमने ये किया वो किया। जिन जगह चुनाव हो रहे हैं, चाहे वल्लभनगर की बात हो चाहे धैर्यवाद की बात हो, 34 महीने के कार्यकाल में आपके पास बताने के कोई 4 उपलब्धियां हैं क्या कि आपने वल्लभनगर में क्या किया है? आपके वल्लभनगर में विधायक थे या सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी का वोट आप लेंगे, दिवंगत आत्मा की सिंपैथी का वोट लेंगे, उनकी पत्नी को टिकट देके, और आप एक सिंपैथी का जो ट्रम्प कार्ड खेल रहे हैं उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है सर। आप 4 काम 34 महीने के कार्यकाल में बताइएगा। आप जवाब सुनिए स्वर्णिम चतुर्वेदी जी। स्वर्णिम चतुर्वेदी बोलिए। देखिए, शायद महिला जी को ये पता नहीं है, धैर्यवाद में अभी हमारे जो दिवंगत विधायक हैं उनके नाम पर ही और जो है अभी एक कॉलेज भी खुला है और काम तो बहुत सारे हुए हैं, एजुकेशन से लेकर के चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ करने तक का, ये सारे काम हमारी सरकार ने किए और ये जनता ने देखे और इसका लाभ प्राप्त किया। जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से लेकर के एजुकेशन सेक्टर में जो हमने गरीब लोगों ने जो इलाज करवाया था आपने भरने का काम किया हो? एक हॉस्पिटल का नाम आप ये बता दीजिए जहां पे आपने गरीब के इलाज के समय हॉस्पिटल ने अगर कोई शोषण किया हो और आप विरोध करने गए हो। कितने कृपया इतना सा बता दें, राजस्थान के धैर्यवाद और ये वल्लभनगर तो छोड़िए, पूरे राजस्थान में आप बता दीजिए किसी हॉस्पिटल ऐसा जहां आपने जाके इंस्पेक्शन किया हो, इतना सा देख लीजिए। हमने तो मुफ्त इलाज, मुफ्त दवा और ये सारी व्यवस्थाएं की थी और ये अगर नहीं करते तो आज जो है पीठ थपथपाते हो मीडिया के चैनल हाउस में बैठ के, आप ये बताइएगा ना, के नाम पर तो जनता को जो हमने राहत दी उसके लिए जनता ने हमें बार बार जो है आशीर्वाद दिया है। आप बता दीजिए आपने क्या काम किया? आप विपक्ष में थे, विपक्ष का बता दें। आप केंद्र सरकार के साथ थे कुछ समय पहले तक, तो आप बता दीजिए आप राजस्थान के लिए क्या लेके आए? हमने तो जो काम किया उसका परिणाम जनता ने देगी और जनता से हम जाकर के रूबरू आमने सामने होकर के हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया, हमारे संगठन ने काम किया। बिल्कुल हमारे एक हॉस्पिटल नहीं, कोई डिस्ट्रिक्ट का ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहां पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हमारे कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया और हमारी सरकार को फीडबैक देकर के हमने जनता को राहत पहुंचाई हो। बिल्कुल सरकार ने मतलब लगाया था, केंद्र सरकार ने नहीं लगाया था। केंद्र सरकार से तो बड़ी मैं केंद्र सरकार मंत्रियों को जाकर के आपकी दिल्ली आपने की। और देखिए सबसे बड़ी बात, सुनिए, आप दोनों सुनिए। अवधेश आकोदे जी, एक बात बताइए, ये भले ही हम राष्ट्रीय मुद्दों की बात कर लें, भले ही हम प्रदेश स्तरीय मुद्दों की बात कर लें, भले ही हम उन तमाम मुद्दों की बात कर लें जो राजस्थान में उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक सब जगह एक जैसे हैं, लेकिन क्या सच्चाई ये नहीं है क्या कि उपचुनाव में या स्थानीय स्तर पर होने वाले इस तरह के सभी चुनाव में या तो जो शक्तावत जी ने, स्वर्गीय शक्तावत जी ने और स्वर्गीय मीणा ने जो काम किए होंगे उनको लेकर, या फिर जो सहानुभूति लहर है उसको जितना बुनाया जा सके उसको लेकर, या फिर जो जातिगत समीकरण हैं उनको साध कर ही विजय का रास्ता निकलता है। थोड़ा बहुत आप बगावत और भीतरघात का उसमें जोड़ लीजिए। इसके अलावा इन सब बातों का कितना महत्व है? अवधेश को दिया जी। जेपी जी, देखिए तीनों राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं को आपने और मैंने सुना। तीनों का ये कहना है, जो कांग्रेस है उसका ये कहना है कि हम सरकार का जो कामकाज है उसको लेके हम जनता के बीच जा रहे हैं। बीजेपी का और आरएलपी का कहना है कि सरकार की जो खामियां हैं उनको लेके हम बीच में जा रहे हैं। पिछले दिनों 3 विधानसभा सीटों पे चुनाव हुए थे, तो चुनाव से पहले तक दोनों राजनीतिक दल ये कह रहे थे, लेकिन जैसे ही नतीजे आए
और जो भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल नहीं आए, तो भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल ऑफिशियली ये कहा कि देखिए यहाँ तो स्थानीय समीकरण काम करते हैं, बहुत सारे समीकरण होते हैं, जो प्रदेश स्तर के मुद्दे होते हैं, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे होते हैं, वो चुनाव में उतने काम नहीं करते हैं। हकीकत यही है, चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले भले ये कहा जाए कि सरकार की उपलब्धियों पर चुनाव लड़ा जा रहा है या सरकार की नाकामियों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, होता ऐसा नहीं है। ये दोनों चीज़ें वहाँ पर होती हैं, लेकिन मल्टीपल फैक्टर चुनाव को डिसाइड करते हैं, जिसमें जातिगत समीकरण है, जिसमें बगावत है, और जो लोकल फैक्टर हैं वो भी इसमें काम करते हैं। जैसे यहाँ पर जो दोनों विधायक हैं वो दिवंगत हो गए, उनकी वजह से यहाँ पर चुनाव हो रहा है। उनकी सिंपैथी की कितनी बात यहाँ पर होती है, कितना वो मुद्दा चल पाता है। आपने बगावत की बात की, देखिए दरियावत सीट पे बीजेपी ने निश्चित रूप से बगावत को थाम लिया है, नामांकन उन्होंने वापस ले लिया है, लेकिन ऐसा ही सहाड़ा में भी हुआ था। तो वो एक तो नॉमिनेशन वापस ले लेना और एक वाकई में मान जाना, दोनों में रात दिन का अंतर होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस बात को लेकर मुतमईन है क्या राखी राठौड़ मैडम की कोई भी व्यक्ति, चाहे आपने एक बागी को बिठाया, चाहे इन्होंने एक टिकट के उम्मीदवार को जो उसी परिवार के हैं उसको संतुष्ट किया, वो अभी मान तो गए, चुनाव मैदान में तो नहीं है, लेकिन क्या वो इस बात को लेकर के अपने मन को समझा लेंगे कि मैं ये सीट किसी और के हवाले कर दूं अगले विधानसभा चुनाव के नज़रिए से भी? देखिए कन्हैया जी हमारे परिवार के सदस्य हैं और हमारे बड़े नेताओं ने मिलकर के उनसे जो बातचीत कही है, निश्चित तौर पे ना केवल उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस लिया है, जबकि आगे वाले चुनाव के अंदर कंधे से कंधा मिला करके भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताने के लिए वो निश्चित तौर पे काम करेंगे। आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि जो इलेक्शंस हैं वो लोकल इश्यूज पे होने चाहिए। हम लोकल इश्यूज पे ही अगर आएँ तो वल्लभ नगर के अंदर अगर जिला परिषद के आप चुनाव देखें तो 6 सीटों के जो चुनाव हुए जिला परिषद के, उसमें 5 सीट भारतीय जनता पार्टी की है। 3 जो पंचायत जो चुनाव हुए उनमें से 2 पंचायत समिति भारतीय जनता पार्टी की है, और कांग्रेस के पास में वहां की नगर पालिका भी नहीं है। जिस तरह से हमारे जो कैंडिडेट है उन्होंने लोकल लेवल पे कोरोना में जिस तरह का काम किया है, आप लोकल लोगों से भी जब फीडबैक लेंगे तो आपके पास आएगा कि कोरोना के अंदर उन्होंने घर घर जाकर के और जो आम आदमी है उनकी तकलीफों को सुना, उनको सॉल्व करने का काम किया है, गरीबों का स्कूल चलाते हैं। तो ऐसे ही किसी कार्यकर्ता को अगर टिकट दिया जाता है जो कि लोकल लेवल पे जाकर के जनहित का काम करता हो, तो निश्चित तौर पे उसका एक बेनिफिट जो है उस कैंडिडेट को भी मिलता है, उस पार्टी को भी मिलता है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और संगठन के दम पर हम लोग इस चुनाव को जीत कर आएंगे। जहां तक धैर्यवत की बात है, देखिए खेत सिंह मीणा जी हमारे पुराने कार्यकर्ता है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी कन्हैया जी की मदद से, उनकी सपोर्ट के साथ में हम लोग निश्चित तौर पर विजय जो है उसको दोबारा करेंगे। उन्होंने कैंडिडेट भी ऐसा चुना है जिसको 10 साल से जनता रिजेक्ट कर चुकी है, इसीलिए अब एक्सेप्ट करने का सवाल ही नहीं है जब इतनी सारी विफलताओं का पुलिंदा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास में है। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो जल्दी बोलिए, समय बहुत कम बचा है। देखिए मैं तो ये इतना सा कहना चाहता हूँ कि दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी बहुत ही अच्छे मार्जिन के साथ चुनाव जीतने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का वहां पे ना तो कोई आधार है, और जिन नेताओं का आधार था उनको इन्होंने टिकट नहीं दिया, दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। और जो सबसे स्वाभाविक जो आधार होता है उसको आपने पिछले एक अरसे में 3 साल में जो उपचुनाव हुए हैं उसमें आपने काम में लिया और आप जीते भी। और यहाँ राखी राठौड़ आपकी पार्टी का अनुभव तो ये रहा है कि 4 में से 1 सीट आपने वो जीती पिछले एक अरसे में हुए उपचुनाव में, जहाँ पर आपने किरण माहेश्वरी की पुत्री को टिकट दिया। और अब आप तौबा कर रहे हैं कि नहीं साहब हम तो परिवार के लोगों को, तो परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देंगे, परिवार के लोगों को टिकट नहीं देंगे। तो आपका अनुभव और आपका फैसला ये तो आपस में मैच नहीं करते हैं। देखिए सर, हमारे यहाँ पे डिसीजन जो होता है एक पार्लियामेंट्री बोर्ड के द्वारा होता है, ऐसा नहीं है एक परिवार के पीछे नहीं जाते हैं। और पार्लियामेंट्री बोर्ड में जो भी परिस्थिति है उस हिसाब से जो कैंडिडेट है उसका सिलेक्शन किया जाता है। निश्चित तौर पर खेत सिंह मीणा जी वाली जो सीट है हम लोग जीत करके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे डिसीजन जो है वो सभी की एक सामूहिक डिसीजन के साथ में, एक सामूहिक नेतृत्व के साथ में यहाँ पे काम होता है। और वही काम भारतीय जनता पार्टी की खास पहचान है। कांग्रेस की तरह नहीं कि एक ही परिवार की चाटुकारिता के साथ में एक ढर्रे पे हम लोग चल रहे हैं तो उसी पे चलते जाएं। ठीक है सर। अकोदिया सर, एक दिलचस्प बात इन चुनाव को लेकर के कही जा रही है कि इन चुनाव में मेवाड़, राजपूत ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिन पर भी लोगों की नज़र रहेगी, अगले चुनाव के लिहाज से भी रहेगी। जैसे कि कांग्रेस के प्रत्याशी राजपूत हैं, लेकिन राजपूतों को परंपरागत वोट बैंक माना जाता है भाजपा का। परंपरागत वोट बैंक भाजपा का है, लेकिन भाजपा की तरफ से जो गुलाब चंद कटारिया का बयान था उसको लेकर पार्टी चिंता में है। इसके अलावा रणधीर सिंह भिंडर खुद राजपूत हैं, लेकिन उनके पास कोई बड़ा बैनर नहीं है। उदयलाल डांगी जो अब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, वो एक इकलौते प्रत्याशी हैं जो चौथे कोने पर खड़े हैं आरएलपी के प्लेटफॉर्म पे, जो अलग वोट बैंक से आते हैं। तो क्या ये जो चुनाव है ये इस नज़रिए से भी देखा जाएगा कि मेवाड़ में राजपूत वोट बैंक अब किसकी तरफ रुख करेगा इन चुनाव में और आने वाले चुनाव में?
बिल्कुल जेपी जी, देखिए हर चुनाव जो है वो कुछ ना कुछ एक मैसेज छोड़ के जाता है, पॉलिटिकल मैसेज। और ये जो 2 सीटों का उपचुनाव है वो निश्चित रूप से एक मेवाड़ की राजनीति के संदर्भ में एक मैसेज छोड़ के जाएगा कि किस तरह के जातिगत समीकरण, खासतौर पर जो राजपूत कम्युनिटी है वो किस तरफ उसका झुकाव रहता है, किस तरह से किस पैटर्न से वो वोट करता है। निश्चित रूप से इसका जो असर है वो इन चुनावों पर पड़ेगा और आगे आने वाली जो विधानसभा चुनाव है उनका ये जो नतीजे आएंगे इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।